मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत द्विवेदी जी हैं, सज्जन कुमार जी, बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देश समझौते के बेहद नजदीक है, बस ट्रंप की मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस बीच बड़ी खबर है कि ट्रंप ने समझौते को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे की मीटिंग की, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाए। दूसरी तरफ ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जल्द समझौते का भी इशारा किया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में संभावित समझौते की शर्तों का खुलासा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह खोला जाएगा, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल नहीं लगेगा। ट्रंप ने कहा ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को भी नष्ट किया जाएगा। तो सवाल ये है अजीत जी, 2 दिन पहले तक वो ये कह रहे थे कि ईरान ये गलती कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि शायद मैं थक जाऊंगा और मैं किसी भी डील के लिए हाँ कर दूंगा, मुझे मिड टर्म इलेक्शंस की परवाह नहीं है। अब अमेरिका भी तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि डील होने वाली है। डील क्रैक हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, ये राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, इनकी पॉलिसी जो डिप्लोमेसी में ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट का जो एक डिप्लोमेसी होती है कि आप एक तरफ बातचीत कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप युद्ध की भी तैयारी कर रहे होते हैं। ये ट्रंप ने अपनी डिप्लोमेसी में जो इसको सबसे बेहतर स्ट्रेटजी इसी को मान लिया है। और आप देखिए कि वो हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं सरप्राइज को। जब वेनेजुएला के मामले में उन्होंने मैक्सिमाइज किया सरप्राइज को, उन्होंने ईरान के मामले में किया, जिस समय बात हो रही थी, जिनेवा में समझौता हुआ था और 15 दिन का समय था, उसके चौथे दिन उन्होंने अटैक किया था। उन्होंने नाइजीरिया के मामले में यही किया, उन्होंने सीरिया के मामले में यही किया। तो 7 देशों पर अपने सेकंड टर्म में उन्होंने अटैक किया और सबसे पहले उनकी बातचीत हो रही थी। तो बातचीत तो चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप इस युद्ध में इस तरह से उलझे हुए हैं कि उनको निकलने का रास्ता खोलना, उनको निकलने का रास्ता भी खोजना है। तो ये दोनों चीजें कर रहे हैं। वो समझौते की बातचीत भी हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज डिस्कस किया जा रहा है, यूरेनियम को कहां ले जाया जाएगा, कहां नष्ट किया जाएगा, ये भी डिस्कस हो रहा है, हॉर्मुज कैसे मैनेज होगा, ये भी किया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी खबर जो डोमेस्टिक फ्रंट पर है उनके, जिस पर हम लोग पहले चर्चा करते रहे हैं, वो ये है कि उनका मिड टर्म होना है नवंबर में। और उस मिड टर्म को लेकर के अभी प्राइमरी चल रही है। उस प्राइमरीज में क्या है कि ज्यादातर कैंडिडेट ट्रंप के जो है वो लीड कर रहे हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी के भीतर जो कैंडिडेट चुनने की कवायद है, उस कवायद में जो ट्रंप सपोर्टर हैं वो लीड कर रहे हैं। मतलब सिटिंग सीनेट के ऊपर एक नए व्यक्ति को लोगों ने एक प्राइमरी में चुना जो ट्रंप के व्यक्ति हैं। तो इसको भी जारी रखना है ट्रंप को किसी ना किसी तरीके से कि प्राइमरी में उनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार वहां आए। तो वो एक डोमेस्टिक फ्रंट भी एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ गल्फ में एक नया फ्रंट उन्होंने खोल दिया है, अब्राहम अकॉर्ड्स वाला। और ओमान को धमकी दे दी, वो भी नहीं। तो ये भी दोनों सारी चीजें वो एक साथ करते रहना चाह रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूं कि वो शॉक देंगे या सरप्राइज देंगे? सरप्राइज अगर डील हो गई, शॉक अगर युद्ध आगे बढ़ गया। देखिए, शॉक तो बहुत ज्यादा का ये उनके पास संभावना नहीं है। कारण ये है कि देखिए, ये जो निर्णायक लड़ाई वाली जो बात थी, रशिया के सामने यूक्रेन की ताकत तो बहुत कम थी जी। अमेरिका के और इजराइल के साथ ईरान क्या है उसके सामने। लेकिन फिर भी आप देखिए, ऐसा दौर आया है ड्रोन के कारण, नई टेक्नोलॉजी के कारण, कि कमजोर देश भी लड़ाई को खींच सकता है। तो आप क्विक वॉर तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक निर्णायक वॉर, ऑलरेडी ये 4 महीने चला गया है ईरान का वॉर। और ट्रंप जब आए थे तो वो इसी मसले पे आए थे कि हमारे जो सेना है वो दूसरे के झंझटों में नहीं पड़ेंगे, देश के, दुनिया के। तो ऐसी स्थिति में उनके पास बहुत शॉक और सरप्राइज का फैक्टर ये है कि अभी तक अंदर से दोनों देश चाह रहे हैं कि शांति समझौता हो जाए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान का जो एनरिच्ड न्यूक्लियर ये यूरेनियम स्टॉक है, उसको लेके एक बीच का रास्ता ये आ रहा है। आईएईए के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा भी है कि वो कजाकिस्तान या किसी न्यूट्रल कंट्री में, जहां पे यूएस और ईरान दोनों को ये सहमति हो, वहां पे उसको स्टोर किया जा सकता है। तो ट्रंप ये जो कह रहे हैं कि हम समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, नहीं, इसमें फिर हॉर्मुज का मैं इसलिए पूछना चाह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था जब उन्होंने ओमान को धमकी दी थी कि हॉर्मुज को ईरान रोक कर नहीं रख सकता, और ये इंटरनेशनल वाटर्स है, यहाँ पर किसी भी देश को आने जाने की आजादी होनी चाहिए। तो हॉर्मुज पर कोई पाबंदी होगी या इस डील में इस पर भी कोई नेगोशिएशन हो रहा है कि भाई ईरान चुंगी लेगा या नहीं लेगा? नहीं, अगर उसमें पाबंदी रह गई तब तो ये अमेरिका की हार होगी, क्योंकि इस लड़ाई के पहले हॉर्मुज जो था वो फ्री था, वो अंतर्राष्ट्रीय
वाटर का ये मामला है, वैसी स्थिति में हॉर्मुज पे ओमान के साथ ईरान का ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हालांकि इंसेंटिव है कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा, टोल वो मनी आएगा, लेकिन ये सबसे पहली, उसके बदले में ईरान जरूर ये नेगोशिएट करेगा। जो एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने की बात है, उस पर आप थोड़ा पीछे हटे। इधर अमेरिका ईरान की जंग के बीच पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा मीडिएटर साबित होने की कोशिश कर रहा है। शहबाज से लेकर मुनीर तक एक देश से दूसरे देश में भागम भाग में लगे हुए हैं। इन सब के बीच अब्राहम अकॉर्ड ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। बड़ी खबर आपको दे दें, ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम समझौते पर साइन करे, उसे माने, लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो गृह युद्ध तक छिड़ने की संभावना है। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से जब अब्राहम समझौते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। इस समझौते को अगर पाकिस्तान मानता है तो उसे इजराइल को मान्यता देनी होगी, और कोई भी मुस्लिम कंट्री कैसे इजराइल को मान्यता देगा। आप पहले बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा। अब वो सवाल पूछ तो रहे हैं, उन्हें भी पता है कि जवाब आना नहीं है, और इशाक डार बोले भी तो कैसे बोले, ना उगलते बने ना निगलते बने। ये तो पाकिस्तान किसी हाल में अब्राहम अकॉर्ड में नहीं शामिल होगा, ये उनके अस्तित्व का सवाल है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दूसरा कोई भी गल्फ नेशंस जो हैं, जिन लोगों का 6 का एक अलग इनफॉर्मल ग्रुप बन गया है, जो शामिल हो गए उनको छोड़ दीजिए, जैसे यूएई शामिल हो गया, या बहरीन शामिल हो गया, मोरक्को शामिल हो गया, वो तो खैर अफ्रीकन कंट्री है, या कजाकिस्तान ने किया सेंट्रल एशिया के। अब ये कजाकिस्तान का मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ रखते हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड का सिग्नेटरी है कजाकिस्तान। सूडान का अभी फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, तो ये कोई अभी इसमें शामिल नहीं होगा, कोई जो गल्फ कंट्रीज है। और पाकिस्तान तो कतई नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम लोग, जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ के, कि हम अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करेंगे। अब ये जानबूझ करके एक नया फ्रंट खोला है ट्रंप ने मामले को उलझाने के लिए। आप कैसे इजराइल को उसकी ज्यादतियों के लिए रिवार्ड देना चाह रहे हैं? ये तो इजराइल को रिवार्ड देना होगा ना, उसने गाजा में जो किया, फिलिस्तीन में जो किया, या अभी ईरान में जो हो रहा है, लेबनान में जो वो कर रहा है, अपने ग्रेटर इजराइल के लिए जो चीजें वो कर रहा है, उसको आप रिवार्ड देना चाह रहे हैं। उसको मुस्लिम देशों से सहमति, वो समर्थन दिलवा करके, उनको स्वीकृति दिलवा करके, ये नहीं होना। ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी वो कर रहे हैं और इजराइल के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में इजराइल की बड़ी भूमिका है ये इस पूरे मामले में, युद्ध को लेकर के। तो ये तो नहीं, अभी ये तो नहीं होने जा रहा है। समझौता ईरान के साथ दूसरी ही चीजों पर होगा। अगर वो हॉर्मुज की खाड़ी खोलेगा, अभी हम लोगों ने देखा जो वहाँ एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनी है, उस अथॉरिटी ने कहा कि हम नहीं खोलने जा रहे हैं वहाँ हॉर्मुज की खाड़ी। और ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने कहा कि आप वहाँ से बंद करिए, जो घेराबंदी आपने किया उसको हटाइए, जो फारस की खाड़ी में किया है। तो ट्रंप ने कहा कि अभी समुद्र में ट्रैफिक बहुत जाम है, बहुत नेविगेशन है, बहुत ट्रैफिक जाम है, तो 1 महीने तक नहीं हो सकता है। तो ऐसे नहीं, आपका इंटेंशन दिखना चाहिए कि आप घेराबंदी हटा रहे हैं, और तब वो निगोशिएट करेगा हॉर्मुज पर। और बदले में जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है कि आपको वो 25 लाख करोड़ का, 300 अरब डॉलर का एक रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज है, वो पैकेज आपको देना होगा। इसमें वहां उसकी जो संपत्ति जब्त की हुई है उसको खोलना होगा। वो अपने इकोनॉमिक नुकसान की भरपाई जरूर करेगा। तो अमेरिका ईरान अब ये डील कैसे आगे लेकर जाता है, हमारी नजर इस पर भी है। और पाकिस्तान तो उल्टे पैर भागना ही था, ये बात भी तय है। लेकिन ये जो नीट के लीक वाला कांड है, इसमें कैसे कोई सोल्यूशन निकलेगा? 21 जून को नीट री एग्जामिनेशन है, मतलब अब से महज 22 दिन के बाद ये एग्जाम है और पूरे देश में होना है। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर इस बार शिक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स की मदद से नीट के प्रश्न पत्र भेजने का फैसला किया। ये बात खुद इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शिक्षा मंत्री के इसी फैसले पर अब सियासत हुई है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, युवाओं का नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं रह गया है। एयरफोर्स द्वारा प्रश्न पत्र पहुंचाए जाने के फैसले को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस सेना का काम दुश्मनों से देश की रक्षा करना है, आज उसे मोदी सरकार के अपने भ्रष्टाचार से बच्चों के पेपर बचाने के लिए भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री ने अपने मंत्रालय की गलती का सारा दोष पोस्टल डिपार्टमेंट पर डाल दिया और आगे लिखा कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस व्यवस्था अब ना तो प्रभावी रह गई और ना ही विश्वसनीय। आपको बता दें, कल ही सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय और एनटीए से बड़े कड़े सवाल पूछे। पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर क्या एक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या अब तक एनटीए ने किसी की जवाबदेही तय की।
साथ ही ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यूपीएससी में पेपर लीक नहीं होते हैं, फिर एनटीए में क्यों लीक होते हैं? क्या यूपीएससी से सीखने की जरूरत नहीं है? आइए सबसे पहले आपको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनाती हूं जिसमें उन्होंने नीट में एयरफोर्स की मदद की बात कही। इस बार एक सुझाव स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि इस बार निर्भुल परीक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी चेन को इंटैक्ट रखने के लिए, और जिस आपने कहा समय कम है, उसको पहले से ना भेजे, उसको उस समय में सिक्योरिटी पॉइंट के लिए हमें इस बार एयरफोर्स को यूज़ करना। इसीलिए कल हम रक्षा मंत्री जी को मिले थे, सिंधिया जी और हम दोनों मिले थे, और उनको अनुरोध किया कि इसकी फेरी वाला काम, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम एयरफोर्स कर सकता है क्या। उन्होंने स्वीकृति दिया है, उन्होंने अपने अधिकारियों को, उपमुख्य वायुसेना के थे, उनको भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि हमने पूरा उसकी रचना बनाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट और एयरफोर्स, ये तीनों मिलके ये परीक्षा प्रश्न पत्र ठीक से जाए, इसकी दायित्व हम लिए। अब प्रधानमंत्री की मंशा पर तो मैं कोई सवाल नहीं उठा रही, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि उन्हीं का यह सुझाव था। ठीक है अजीत जी, आप एयरफोर्स की मदद ले लें, आर्मी भी आप तैनात कर दें, आप बीएसएफ को भी लगा दें, लेकिन अगर पेपर बनाने वाला ही लीक कर रहा है तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, और ये स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को एड्रेस करिए ना। यूपीएससी से सीखने की बात कही गई, यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपने यहाँ तक इसको स्टैट्यूटरी भी नहीं बनाया हुआ है, एनटीए को आपने उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बना रखा है, एनजीओ टाइप का संगठन बना रखा है। यूपीएससी का अपना काडर है, आपने एनटीए का कोई काडर तय नहीं किया, यहाँ से उठा के वहां से उठा के अधिकारी रख देते हैं जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, गड़बड़ी होती है तो वो अपने काडर में चला जाता है। यूपीएससी का जब क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो किसी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को पता नहीं है तो होता है कि उसका क्वेश्चन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इतना डिस्क्रिशन होता है, इतनी उसमें गोपनीयता होती है, तो ये सब स्ट्रक्चरल चेंज से होगा ना। तीसरा एक और बड़ी बात है कि एकदम हाईएस्ट एक एग्जामिनेशन है नीट, यहाँ से आप पास करके निकले, बड़े मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा, बहुत सस्ते में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, और ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी मंदी नहीं आनी है। तो इसलिए ये हाईएस्ट एक एग्जामिनेशन है। यूपीएससी के 3 एग्जाम होते हैं, आप तीनों का पेपर थोड़े लीक कर दीजिएगा, और इंटरव्यू का पेपर कैसे लीक करिएगा? इसलिए कोई पेपर लीक करने में जाता ही नहीं है। जेईई के भी, इंजीनियरिंग के भी 2 एग्जाम होते हैं। अगर आईआईटी में जाना है तो आपको एडवांस देना है, तो एक पेपर लीक करने से कुछ नहीं होगा। और ये नहीं हो सकता कि आप सारे पेपर हर बार पेपर लीक करें और इंटरव्यू बोर्ड मैनेज करें। तो यहाँ तो आपने इसको स्ट्रक्चरल चेंज करना है ना, इसको डिसेंट्रलाइज करिए। आप जो हम लोग पहले दिन से करें, इसको डिसेंट्रलाइज करिए। देखिए ये एक पार्ट है प्रॉब्लम का कि इस क्वेश्चन पेपर सुरक्षित पहुंचे। ऑटो में रख के आप क्वेश्चन पेपर ले जाते हैं और आप कह रहे हैं कि सीधे एयरपोर्ट से पहुंचाएंगे। हाँ, वही एक ही पक्ष हुआ ना, ये समस्या का एक पार्ट है। इस समस्या के तो बहुत कई पहलू हैं। अच्छा, नीट पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार सख्त है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है और उन्होंने पेपर लीक को सामाजिक बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा माफिया को सरकार इस बार खत्म कर देगी, फांसी की सजा दिलवाएगी। निवेदन करना चाहूंगा समाज को, जो एक फोर्स रहती है, जिनकी एक फाइनेंशियल पावर की दंभ पे ये परीक्षा माफियाओं को सहारा करके जो व्यवस्था को तोड़ने की एक सामाजिक व्याधि बन चुकी है, उसके खिलाफ एक जन जागृति की आवश्यकता है। सामाजिक व्याधि ये हो चुकी है, सोशल एविल हो चुका है ये, कि मेरे बच्चे की गुणवत्ता हो ना हो, मैं उसको जेने तेने प्रकार ने डॉक्टर पढ़ाऊंगा। ये जो उस व्यक्ति की, उस तथाकथित अभिभावक की एक ग्रीड है, ये व्यवस्था को तोड़ देता है। ये जो बात वो कह रहे हैं, जब मैं इस पे पूरा रिसर्च करी थी सज्जन जी, जो 5 पॉइंट्स मुझे समझ में आए कि ये नीट पेपर लीक बंद क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो मानवीय मिलीभगत है, अंदर ही के लोग शामिल हैं, प्रिंटिंग से लेकर सेंटर तक पहुंचाने के बीच में लीकेज है, लंबी चेन है, कोचिंग माफिया तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी फेल है, केवल दिखावा के तौर पे दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ जो बड़ा पॉइंट है कि सजा में देरी होती है, डर कम होता है। डर कम होता है। संजीव मुखिया की बात अभी आपने कही ना कि एफआईआर भी उसके ऊपर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। रंजीत डॉन जो बिहार में था, वो माफिया जो पेपर लीक करता था, वो तो जदयू में जाके चुनाव भी लड़ा था, तो ये तो प्रेसिडेंट है आपका। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें की। एक, पहली बात तो ये कहा गया कि आप, ये एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है
कि यूपीएससी का हवाला हम लोग इस चैनल में पहले भी कह रहे थे कि यूपीएससी में कहाँ ये गड़बड़ियां आती बिल्कुल ठीक है बात आपको से। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी एक संस्थागत स्मृति होती है निरंतरता की, कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो कैसे, आपके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ एडहोकिज्म है, जैसा अभी अजीत जी ने कहा कि जिसको भी आप बुला ले रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, उसको वो दोयम दर्जे के एक्सपर्ट है, डोमेन एक्सपर्ट नहीं। और यही चीज राधाकृष्णन कमेटी ने भी कही कि साहब यहाँ पे तो डोमेन एक्सपर्ट्स ही नहीं आते हैं, घनघोर कमी है उनकी। आप किसी को बुला रहे हैं, हमने कहा तो ट्रांसलेशन का देखिए, केमिस्ट्री वाला किसी मराठी में ट्रांसलेट कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं का कहीं ईंट कहीं का जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये एडहोकिज्म, एक तो अपॉइंटमेंट, दूसरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी है कि कौन उनको रिकमेंड कर रहा है, किस तरीके से वो निर्णय ले रहे हैं। तो इसको एक स्थायी बनाया जाए। तीसरी बात इसमें एक और देखिए कि अभी जो लोग भी इसमें, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, चाहे नीट का मामला हो, चाहे सीबीएसई का मामला हो, हर बार छात्रों ने पॉइंट आउट किया कि इसमें गड़बड़ी है। बिल्कुल आपको नहीं पता चला कि आपके सिस्टम में इंटरनल कोई, ये तो सिस्टम का इंटरनल हेल्थ है। और उसके बाद अभी नीट के खिलाफ मेडिकल एसोसिएशंस, डॉक्टर एसोसिएशन सब गए हैं, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड एसोसिएशंस है, कि इससे हमारी गुणवत्ता खत्म हो रही है, भविष्य खत्म हो रहा है। मुझे नहीं पता सरकार हमारी कितनी बात सुन रही है या नहीं सुन रही है, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से, जब से ये नीट पेपर लीक हुआ है, कई एजुकेटर्स से ऑन एयर और ऑफ एयर भी बात कर रही हूं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक सलाह और दी कि जब आप प्रश्न पत्र भी बना रहे हैं, आपके 2000 प्रश्न हैं या आपके 200 प्रश्न हैं, आप वो 2000 प्रश्नों को आप एआई की मदद से आप क्वेश्चन पेपर सेट करवाइए, वहां पे लीकेज की संभावना कम हो जाएगी। कम से कम ऐसे ऐसे छोटे 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 आप परिवर्तन करेंगे, तब जाकर कहीं आमूलचूल परिवर्तन होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन जो हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। अगर सरकार की मंशा हो तो परिवर्तन हो सकता है, और पश्चिम बंगाल में हुआ। उत्तर 24 परगना से एक बड़ा मामला सामने आया। माचलंदापुर इलाके में पुलिस ने टीएमसी नेता के खेत से 3 डबल बैरल बंदूकें बरामद कर ली। बंदूकों के साथ पुलिस को वहां से भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ। ये पूरा मामला जबरन वसूली, लोगों को धमकी देने, साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है। इन गंभीर मामलों में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी नेता सुजीत साहा, उनके बड़े भाई अजीत साहा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जब पुलिस ने इनके पास छानबीन की तो दोनों भाइयों के पास से 27 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से हथियार, कारतूस, विदेशी शराब भी मौके से जब्त की। दोनों आरोपियों को पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी से इस्तीफे का दौर भी लगातार जारी है। अब इस्तीफे का सिलसिला असम में भी शुरू हुआ। असम में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत मजूमदार ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रिजाइन करने के बाद अभिजीत मजूमदार ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की छवि केवल मुस्लिमों के लिए काम करने वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में हिंदुओं की लगातार अनदेखी हो रही है। मजूमदार ने टीएमसी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति नरम रुख रखने का भी गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस आज का डेट में हम असम में देखा, ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये असम तृणमूल मुस्लिम कांग्रेस हो गया। हम इसलिए छोड़ रहे जे हमारा विवेक, हम जो हिंदू हैं, हमारा विवेक तृणमूल कांग्रेस को ये नहीं किया। मेरा विवेक से लग रहा है जे हम हिंदू हैं, हम भगवान को मानता है, तो हमारा विवेक बोल रहा है जे अभी हो गया तृणमूल कांग्रेस, तो आप देखा है किस टाइप का किया। मजूमदार जी को अजीत जी बड़ी देर में पता चला कि क्या टीएमसी और कांग्रेस की हालत हो रही है, ये मुस्लिमों की पार्टी बन रही है। बिल्कुल, उनको बहुत देर से चुनाव हारने के बाद उनके ज्ञान चक्षु खुले हैं। लेकिन अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक जगह आधार बरामद हुए, टीएमसी के दफ्तर के लोगों ने ताले तोड़े तो उसमें बड़ी संख्या में आधार मिले, आधार कार्ड की कॉपीज रखी हुई थी। अब हथियार बरामद हो रहे हैं, रुपए बरामद हो रहे हैं, तो ये सिलसिला चलेगा अभी वहाँ, और इसमें हाँ ये सिलसिला चलेगा। लोग इस्तीफा भी देंगे। लोग इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि इस तरह के कामों में जितने लोग शामिल थे, जो वसूली में, कट मनी लेने में, आपराधिक गतिविधियों में, वो सब लोग अपने लिए संरक्षण तलाशेंगे। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को या प्रदेश की सरकार को दो ही काम करने चाहिए। एक तो किसी तरह का कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को अपने दरवाजे पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए नो एंट्री का।
पहला ये काम करना, अभी थोड़े दिन ये चलने देना चाहिए है कि ये क्या बहुत सारे लोग अभी कोशिश कर रहे होंगे इस्तीफा दे करके कि एंट्री मिल जाए तो बीजेपी फिर टेस्ट भी कर ले पहले। हाँ वही आप बंद कर दीजिए, नो एंट्री की कोई एंट्री नहीं होगी। एक आदेश जारी कर दीजिए कि नीचे के लेवल पर भी, जिले में भी किसी भी नेता को बीजेपी में नहीं शामिल कराया जाएगा और कार्रवाई जारी रखिए। सफाई तो हो एक बड़े लेवल पर, जो लोग बिल से निकल रहे हैं वो सफाई तो होनी चाहिए। उसके बाद फिर अपना बीजेपी अपनी व्यवस्था बनाए। और ये जो अभी मजूमदार जी कह रहे हैं, ये तो अभी उन पार्टियों में भी चलेगा जो रीजनल पार्टीज है, आप खाली यूपी के पार्टीज को छोड़ दें, लेकिन जो टीएमसी में हो रहा है, जो कांग्रेस में असम चुनाव से पहले हो गया है, क्या अब ऑपोजिशन को ये समझ में आ गया है कि केवल मुस्लिमों की राजनीति करके आप अब चुनाव नहीं जीत सकते? एक तो ये समझ में आ गया है कि भाई आपको अगर लड़ना है तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए मुस्लिम परस्ती वाली भाषा बनाए, ये अब नहीं चलेगा। वो दौर गया कि आप घनघोर करप्ट हैं, लुटे हुए हैं, हर तरीके से लूट रहे हैं, पशु का चारा खा गए, लेकिन चूंकि आप सेकुलर हैं इसलिए आपको देश में बुद्धिजीवी वर्ग जो है आपको नवाजेगा, आपको प्रोग्रेसिव मानेगा। वो दौर 90 तक चला, अब वो खत्म हो गया है। दूसरी बात ये देखिए, जो हृदय परिवर्तन वाली बात होती है, ये बड़ी अच्छी, मतलब बड़ा संयोग है, ये मौसम वैज्ञानिक से भी ज्यादा है कि जब सत्ता का सुख खत्म हो जाता है और संभावना भी नहीं बचती है कि आप वापस आ पाएंगे, तो अचानक से याद आ रहा है कि देखिए हम तो हिंदू हैं और वो हिंदू विरोधी पार्टी थी, देवी देवता को मानते हैं। ये सब वो लोग हैं जो 2021 में जब कांग्रेस की बुरी हालत हो गई 2019 और 21 के बाद, धीरे धीरे के असम में, त्रिपुरा में, इन सब जगहों में कांग्रेस को छोड़ के टीएमसी में जाने का सिलसिला शुरू होता है। टीएमसी का जो पूर्वोत्तर में जहां भी बंगाली पॉपुलेशन है, असम का बराक वैली हो, त्रिपुरा हो, वहां थोड़ा बहुत इसलिए था कि उसमें टीएमसी चूंकि कलकत्ता बंगाल में रूल कर रही है तो उसका प्रभाव था। अब सत्ता उनका बंगाल से तो चला ही गया, भविष्य भी अब डूबता हुआ साफ दिख रहा है। अब बात करेंगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर की, जहां पाकिस्तानी बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस रहे हैं। किन किन रास्तों से बॉर्डर पर जाना है, किस किस वक्त बीएसएफ वाले बॉर्डर पर नहीं होते हैं, सब कुछ पाकिस्तानी कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है। पाकिस्तानी हर भारतीय राज्यों के बॉर्डर पर जा रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम देख रहे हैं। जो बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके भारत आते जाते हैं, 3 पाकिस्तानी बांग्लादेश से अलग अलग रास्ते से हिंदुस्तान में आए। बांग्लादेश से किस रास्ते से कैसे छिपकर भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, इसका वीडियो प्रूफ पाकिस्तान को दिया। एक बयान आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे खूबसूरत लेक देख सकते हैं, इसका नाम क्या है भाई साहब? मादापुल लेक इसका नाम है। और अभी दिन के 2:30 बजने वाले हैं, मतलब 3 बज गए हैं। और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर इंडिया का बॉर्डर है, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ इंडिया बॉर्डर की तरफ, और यहाँ पर मुझे एक भाई साहब मिला है और ये पाकिस्तान से कुछ कहना चाहता है। जी ब्रदर, क्या कहना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पे सवाई मुबारक सलाम है। इसलिए इमरान खान बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हैं, तो हम लोग इमरान खान में सपोर्ट करना है। मेरे तो ये नहीं तो इमरान खान के लिए मैं जान देता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं इमरान खान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बांग्लादेशी भाई है, मकबूलियत मुलाहिजा कीजिए भाई साहब। भाई साहब इंडिया का बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है और मैं अभी पिछले 30 मिनट से चल रहा हूँ, लेकिन ये 8 किलोमीटर मुकम्मल नहीं होते। उसकी वजह ये नज़ारे हैं, ये जो अभी आप देख रहे हैं। अब बांग्लादेश में जाकर एक पाकिस्तानी ब्लॉगर ये काम कर रहा है। हम अभी तक ये केवल चर्चा करते थे अजीत जी कि कितना पोरस हमारा बॉर्डर है, ये पाकिस्तानी ब्लॉगर दिखा रहा है। ये हो क्या रहा है? ये तो बहुत खतरनाक है। ये बहुत ज्यादा भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। जहां भी पोरस बॉर्डर है, अभी हम लोगों ने बताया कि 5 देशों के साथ सीमा लग रही है, अगर बांग्लादेश के 5 राज्यों के साथ हमारे, तो उन हर जगह कहीं ना कहीं बॉर्डर खुला हुआ है। बांग्लादेश में भी 600 किलोमीटर से ज्यादा खुला हुआ है, जबकि वहां 2200 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश का है जो पश्चिम बंगाल के साथ लग रहा है। उसमें 600 किलोमीटर से ज्यादा खुला हुआ है। इतना बड़ा एरिया होता है वो, और बाकी राज्यों में भी खुला हुआ है, बिहार में भी खुला हुआ है। तो उन खुले हुए इलाकों से पाकिस्तान के लोग गए, बांग्लादेश आराम से चले गए, क्योंकि वहां तो ISI के अपने ठिकाने हैं। वहां गए और वहां से भारत की सीमा में घुस गए।
ये नेपाल की सीमा आप देखिए, वो भी पोरस बॉर्डर है, और सबसे ज्यादा हमारे लिए जो आरक्षित सीमा है वो नेपाल की है। पाकिस्तान से लोग नेपाल जाते हैं और नेपाल से भारत की सीमा में घुस जाते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं बांग्लादेश इस की ब्लॉगिंग सीमा का पर। कुछ अलग सा उद्देश्य आप देखते हैं क्या? देखिए, ये तो आपने कई लोगों को इसने रास्ता दिखा दिया। हाँ, भाई एक तो ब्लॉगर गया, आपने मान लीजिए इसको हम लोग ये भी माने इनोसेंटली कि बड़ा मासूम सा है, ये अपने व्यूज और लाइक्स के लिए कर रहा है, लेकिन ये तो रास्ता दिखा रहा है। कौन जानता है कि ये हो सकता है कि किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट हो, मिलिट्री का आदमी हो, जा करके बना रहा है इसने और ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर खुला हुआ है और लोग वहां से घुसे। जी। तो ये भी संभावना है ना ये, और ये सब चीजें नेपाल की तरफ से हो रही हैं। बिहार में जो हमारे नेपाल से जो बिहार की सीमा लगती है, वहाँ कई इलाके ऐसे हैं जिनकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसी स्थिति हो गई है। पेट्रोल भराने आ जाते हैं हाँ, लोग। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसी आबादी मतलब स्थिति हो गई है। चंदनबाड़ी ढाका का एक इलाका है, आप वहाँ जाकर के देखिए, मुर्शिदाबाद और मालदा और किशनगंज अररिया टाइप की स्थिति हो गई है। इसलिए क्यों बार बार देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ये कह रहे थे कि हमारी सीमा पर बाड़ेबंदी करना बहुत 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 जरूरी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ब्लॉग्स आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार सुपर एक्शन मोड में है। सरकार अब सिर्फ पारंपरिक सैन्य निगरानी तक सीमित नहीं रहना चाहती। देश के बॉर्डर पर खतरों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मिशन बॉर्डर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बीकानेर बॉर्डर के बाद अब गुजरात के कच्छ क्षेत्र के हरामी नाला पहुंचे। ये दौरा केवल सीमा चौकियों का जायजा भर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की नई सीमा सुरक्षा नीति का संकेत माना जा रहा है। यहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी पर मीटिंग की। अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। कहा, बंगाल में बॉर्डर पर फेंसिंग ना होना सुरक्षा में बड़ी चूक थी। अब जमीन मिलने से घुसपैठ पर रोक लगेगी। एक बयान आप सुने अमित शाह का। बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग, भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर चेक पोस्ट से घुसपैठिए खुद वापस जा रहे हैं। एक तस्वीर वो भी आपको दिखा दे। बांग्लादेशी नागरिक खुद ही चेक पोस्ट पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वे अपने देश वापस लौट सकें। शुभेंदु सरकार ने अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए सभी जिलों में विशेष होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। नई सरकार के इस मॉडल को देखते हुए घुसपैठिए खुद ही पश्चिम बंगाल से जा रही हैं। चेक पोस्ट पर पहुंचे हुए लोग बीएसएफ के पास अपने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं, दस्तावेज की जांच करा रही हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सके। तो अब ये तीनों खबरें आपस में जुड़ती हुई हैं सचिन जी। पहली बात तो ये कि कितनी आसानी से कोई पाकिस्तानी ब्लॉगर बांग्लादेश में जाकर भारत की सीमा पर आकर खड़ा होकर दिखाए और कि कितना आसान है यहां से इन्फिल्ट्रेट कर जाना। दूसरी खबर ये कि जो अमित शाह कर रहे हैं कि इस वक्त सभी सीमा को किस तरीके से आप चाक चौबंद और मजबूत बॉर्डर आपका दिखाई दे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो फिर घुसपैठिए हैं उन्हें आप कह रहे हैं टाटा बाय बाय, निकलो यहां से। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि आईएसआई का नेटवर्क बांग्लादेश में पहले से था, लेकिन ये जो ब्लॉगर जाके दिखा रहा है ये भी दिखा रहा है कि 71 के बाद जो एक कटुता थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके से उनके ऊपर ज्यादती की गई, मास रेप के इंसिडेंट हुए थे, सब कुछ हुए थे, अभी ऐसा लग रहा है कि एक सद्भाव आ गया है। पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो गया, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है कि आप आइए यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश को समझिए। तो ये भी दिखाता है कि शेख हसीना वाजिद के बाद जो मोहम्मद यूनिस के बाद जो अभी तक की सरकार है उसमें पाकिस्तान को लेके ये केवल खुफिया ताकतों का और उनका ही नहीं बल्कि आम नागरिकों का भी चहल पहल हो रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। दूसरी बात देखिए, जो हमारे यहाँ पहले से कहा जाता था कि जो डेमोग्राफी बढ़ रही है, आज़ादी से लेकर अभी तक आप जनगणना देखिए तो उसमें जो कई सीमावर्ती राज्यों में जो संख्या खासकर मुस्लिम लोगों की बढ़ रही है, तो हमेशा ये कहा था कि अरे वो तो गरीबी के कारण हो रही है, गरीबी तो हर जगह थोड़े ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनके पास उतनी समझ नहीं है। ये दिख रहा है कि ये कृत्रिम वृद्धि है, आर्टिफिशियल चेंज है डेमोग्राफी की तरफ इशारा निश्चित तौर पे, और वो पोरस बॉर्डर आपको दिख भी रहा है, तो उसके लिए करना है। और जो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव था
जो घुसपैठियों का। एक तो आतंकवादी और उग्रवादी आते हैं, दूसरे वो आते हैं कि चलो वहां पे चले आते हैं कि वहां पे राशन कार्ड मिल जाएगा, वोटर कार्ड मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा, रहने लगेंगे, काम करने लगेंगे। जब वो इंसेंटिव खत्म करके आप पनिशमेंट का डर दिखना शुरू होता है जी। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो पुश फैक्टर होना शुरू होता है। पुल फैक्टर खत्म हो गया। सीपीएम के जमाने से पुल फैक्टर था, टीएमसी ने और ज्यादा उस पुल फैक्टर को बढ़ाया, क्योंकि आपको लगा वो आएंगे, वोटर बन जाएंगे तो वोट हमें मिलेगा। ये असम में भी चला, यहां भी चला। अब क्या हो रहा है कि पुल फैक्टर है, क्योंकि डर है तो खुद से लोग जा रहे हैं, तो जाने दीजिए उनको। तो कुल मिला के जो आपका डेमोग्राफिक चेंज है वो आर्टिफिशियल है। वो सोशियो इकोनॉमिक रीजन से, गरीबी के कारण, अनपढ़ी के कारण या समझ नहीं है उसकी कमी के कारण, वो बात नहीं है, कृत्रिम वृद्धि है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा की बॉर्डर बात है। बंदी क्यों जरूरी है और क्यों पिछली सरकारें नहीं करती रही, ये बातें अब और खुलकर सामने आ रही हैं क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि अब यहां पर मिशन 2027 चल रहा है। बीजेपी इस तैयारी में जुटी हुई है। सूबे के लोगों को उनके वोट की ताकत और उससे हुआ बदलाव याद दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में आयोजित एक जनसभा के दौरान वोट की ताकत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आपका एक वोट 500 सालों की गुलामी के कलंक को धोकर श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर देता है। यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाकर प्रदेश को उपद्रव मुक्त बनाता है। यही आपके एक वोट की ताकत है। आपका एक वोट, आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। आपने अच्छा किया, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अब यूपी के बाहर आप जाएंगे तो कोई आपसे दूरी नहीं बनाता है। अब आप यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं, अगर सामने 100 लोग होंगे, अगर पहले लोग 10 कदम पीछे जाते थे, अगर वो 10 कदम आज आपके पास आकर के उसकी इच्छा होती है कि इसको गले से लग लूं मैं, क्योंकि आज यूपी का सम्मान बढ़ा है। अखिलेश यादव भी 27 में अपनी सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस 27 के विधानसभा चुनाव पर होना चाहिए। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार कन्नौज की तीनों विधानसभा समाजवादी पार्टी के पाले में ही आएगी। कन्नौज जिला समाजवादी पार्टी का मजबूत किला रहा है, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। 24 की लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। हम लोगों को 2027 के चुनाव की तैयारी रखनी है और कन्नौज में तीनों सीटें जीतनी हैं। सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जा रही है यहां से। अब दोनों बातें हैं अजीत जी। पहली बात तो यह है कि हर एक वोट जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हर एक वोट जरूरी हो। और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हर हिंदू का वोट जरूरी है। उनको वो 80-20 की बात तो वो हमेशा कहते रहे ना, तभी तो जो बातें उन्होंने याद दिलाई, उन बातों में से क्या निष्कर्ष निकालिएगा? आपकी मंदिर बन जाता है अयोध्या में, हालांकि वो वोट की ताकत से तो बाद में बना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद जो है बनने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन ये बात ठीक है, जो वो बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन जाता है। फिर उन्होंने कहा कि माफिया खत्म हो जाता है, तो माफिया के खत्म होने का भी तो सबको पता है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस टाइप के ही माफिया की बात होती है। बाकी तो माफिया जो है सुहाई। लेकिन ये एक बड़ी हैरानी की बात थी कि वो उत्तर प्रदेश की उपराष्ट्रीयता की बात क्यों मुख्यमंत्री कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो राष्ट्र है ना, उत्तर प्रदेश तो भारत है। और उत्तर प्रदेश से कभी किसी को बिहार के प्रति तो एक रही भी थी एक घृणा, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रति तो कभी नहीं रही। उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री आते थे, 7-8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो तो अपने आप में एक राष्ट्र है ना। तो उत्तर प्रदेश की उपराष्ट्रीयता का कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व की बात का मतलब है, हिंदुत्व के वोट की आपको जरूरत है, हिंदू के वोट की जरूरत है। उसका एक एक वोट आपको जरूरी इसलिए लगता है क्योंकि हिंदू का एक बड़ा वोट अभी भी समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को जाता है।
मतलब वो चाहे दलित का वोट जाता हो बहुजन समाज पार्टी को या यादव का वोट जाता हो समाजवादी पार्टी को, वो जाता है। तो आपको वो वोट उसका भी कुछ हिस्सा अपने पाले में ले आना है। तो इसलिए हिंदू के वोट का महत्व बताना जरूरी है, जो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। लेकिन कन्नौज में कैसे गैप फिल करेंगे अखिलेश बाबू? देखिए मुश्किल है, चूंकि अखिलेश यादव के साथ ये सोच उनकी ये है कि 24 का जो चुनाव था वो अभी लंबा चलेगा। 24 का चुनाव जो है वो एक एक्सेप्शन था, ये दिख चुका है उसके बाद से। वैसी स्थिति में ये वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जब तक पीडीए की बात करते हैं, बताइए सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ों को यूपी में, चाहे आप जिलाध्यक्ष संगठन में हो, चाहे वो एमएलए की बात हो, चाहे मंत्री की बात हो, बीजेपी तो सबसे ज्यादा गैर यादव पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रही है हर तरीके से। तो पीडीए में डी जो है वो तो एक बड़ा संख्या मायावती के साथ रहेगा, कितनी भी कम हो जाए। बाकी दलित जो है वो अपने अपने हिसाब से तय करेंगे, बीजेपी को बड़ा मिलेगा। गैर यादव पिछड़ा बीजेपी के साथ आना शुरू हो चुका है, पहले से भी वोट देता है, तभी तो पार्टी जो है वहां पे इतनी बड़ी बहुमत ला रही है। निषाद भी है, सब उन्होंने जोड़ के रखा है। केशव प्रसाद मौर्य है, तो मौर्य कुशवाहा सब है। वैसी स्थिति में संजय निषाद है, सब लोग है। वैसी स्थिति में कन्नौज में कौन है आपके साथ? ठाकुर समुदाय है। एक बार हमें याद है 2012 में लोगों ने कहा एटीएम की सरकार बनेगी, अहिर ठाकुर मुस्लिम की। अब वो उसमें एटीएम से टी तो चला गया, एम जो है अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाए नहीं जाए। वैसे ही भी हताशा की स्थिति है, वो वैसी जैसे लोग दावेदार भी आएंगे। तो ये चुनौती की बात वो कह रहे हैं, वो 24 के आधार पे 24 का चुनाव एक अपवाद था। कोर वोटर्स ने बीजेपी को संदेश दिया कि साहब थोड़ा जमीन पे भी देखिए। उसको ये मान लेना कि उसका लाभ सपा को मिलेगा, ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही। लेकिन चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में निकाय चुनाव इंटरेस्टिंग रहा। नतीजे आ गए हैं। निकाय चुनाव में इस बार जमकर झाड़ू चली है। 1977 यानी कि 1977 वार्डों में चुनाव हुए और इसमें से 954 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी 393 वार्ड जीतकर दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर निर्दलीय, चौथे नंबर पर अकाली और पांचवें नंबर पर कहीं जाकर बीजेपी का नंबर आया। अगर नगर निगमों की बात करें तो 8 में से 6 नगर निगम में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 पठानकोट और कपूरथला में ही जीत पाई है। निकाय चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष और पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा और कहा कि 2 से 4 कमजोर तिनके के निकल जाने पर भी झाड़ू झाड़ू ही रहता है। कमजोर तिनका आप समझ ही गए होंगे बात किसकी हो रही है। देखिए, ये अगर अपवाद नहीं हो तो निकाय चुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो चुनाव जीतती है। ये सब जगह हम लोग देखते हैं। एक आध अपवाद होते हैं, जैसे केरल में कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, लेफ्ट की सरकार रहते और फिर वहां बदलाव हुआ। गुजरात में कांग्रेस बीजेपी कैसे जीती है? आप 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी जीती है वहां। तेलंगाना में कांग्रेस 70-80% सीट जीती। तो उस नाते तो अभी भी 50% जीत पाई है निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी। तो एक चुनौती तो आम आदमी पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी 5वें स्थान पर है निर्दलीय और कांग्रेस के बाद भी, ये जरूर हैरान करने वाली बात है। लेकिन बीजेपी जो तैयारी कर रही है वहां, वो आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंता की बात है। बीजेपी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है और वो केवल सिंह ढिल्लों को वहां बनाया गया है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। और ये बड़ा सोचा समझा प्लान है। मीनाक्षी जी, आप वहां हिंदू अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, हिंदू हटा करके जाट सिख को अध्यक्ष बनाना बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का यकीन है कि अगली बार हिंदू वोट उसकी तरफ आएगा। अब सवाल है कि जिसको ये तिनका कह रहे हैं, क्या राघव चड्ढा चेहरा हो सकते हैं वहां? भारतीय जनता पार्टी क्या राघव चड्ढा को आगे करेगी? क्योंकि एक हिंदू फेस आगे करना होगा। और एक झाड़ू की प्रवृत्ति होती है आपके घर में भी, हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं। जब उसमें से तिनके निकलने शुरू हो जाते हैं, झाड़ू भी आउट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है उसकी, वो ढीला पड़ जाता है उसकी, और वो फिर निकल के बिखरने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी आप निकाय चुनाव और जो लोग कहते हैं कि सेमीफाइनल है, झाड़ू रिन्यू नहीं होता है, नहीं होता है, वो तो निकल के बिखरने ही लगता है। ठीक बात है। तो ये जो कह रहे हैं, और दूसरा क्या, सेमीफाइनल जैसी चीज कोई नहीं होती है। एक तो अपने आप में ये जो प्रतीक है हमको गलत लगता है, क्योंकि सेमीफाइनल में हारने वाला तो बाहर हो जाता है ना चुनाव से। यहाँ तो सेमीफाइनल में हारने वाला फाइनल खेलता भी है, कई बार जीत भी जाता है। कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसका दबदबा ज्यादा होता है, उसके जीतने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो ऐसा कोई बहुत तीर मारने वाला काम नहीं कर दिया आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तंज जरूर कसा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब सत्ताधारी पार्टी नगर निगम चुनाव में 1000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। उन्होंने 2015-2021 के आंकड़े शेयर करते हुए ये बात लिखी, जिसमें 2015 में अकाली दल ने 1060 सीटें जीती थी, 2021 में कांग्रेस पार्टी ने 1432 सीटें जीती थी। ये तो आईना दिखाने वाला काम हुआ।
बात बिहार की कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। सम्राट सरकार की ओर से जारी नोटिस में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी वाले बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया है। दलित नेता नंद किशोर राम सम्राट चौधरी के खास माने जाते हैं। इन दिनों वो सरकार में डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से पहले भी राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तब राबड़ी देवी ने यह बंगला खाली नहीं किया और अब एक बार फिर उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ। नीतीश कुमार की सरकार ने राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर एक नया बंगला आवंटित किया था, लेकिन अभी तक राबड़ी देवी का परिवार उसमें शिफ्ट नहीं हुआ। अब बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से जल्द बंगला खाली करने का आदेश दिया गया, तो इसे एक पॉलिटिकल मसला बना दिया गया। सज्जन जी, कल से देख रही हूँ शक्ति यादव से लेकर तमाम नेता जो हैं इस बात को लेकर विचलित हो रहे हैं कि राबड़ी देवी को कैसे कह दिया बंगला खाली करने के लिए। अरे बंगले का आवंटित भी तो किया गया है। आवंटित ही नहीं, ये पूरी एक मानसिकता अजीब सी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी एक बंगले में जहां रह जाते हैं उसको अपनी एक खानदानी जागीर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमारा परमानेंट एड्रेस है, यहाँ से सब कुछ हमारी एक पहचान है, ये कैसे बदल जाएगा। उनको ये लोकतांत्रिक मानसिकता का बिल्कुल उल्टा स्वरूप है ये, कि जब आपको कहा गया कि आप खाली करें पहले से, तो बार बार उसको रेसिस्ट करना, और जब आपको नोटिस दे दिया जाए तो ये कहना कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। ये दिखाता है कि आप एक सरकारी और जो जनता के द्वारा मैंडेट दिया गया एक कालखंड के लिए, उसके बजाय आप एक परमानेंट अपने आप को उसके अधिकृत मानती है। और ये केवल बिहार के राबड़ी देवी की नहीं है, आप देखिए कि बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जब किसी बंगले में लोग रह जाते हैं, मैं नाम नहीं, दिल्ली में ही एक एड्रेस है, ठीक है, जनपथ रोड पे, मतलब उसको ऐसे बना दिया कि उसको बचाने के लिए लोकसभा छोड़ के आप राज्यसभा से चुनाव लड़ जाए, केवल वो एड्रेस बचा रहना चाहिए, वो पता बचाना रहे। हाँ, उसमें राजनीतिक तलखी होती है, प्रतिद्वंदी भी होती है, लेकिन ये मानसिकता टूटना चाहिए। आपका खत्म हुआ तो नैतिकता ये कहता है कि आप उसको खत्म कर दें। सर, कहाँ राजनीति और नैतिकता को आप एक तरह से नहीं, उसका एक है, जब चंद्रशेखर वो गुड़गांव वाले आश्रम में जब किसानों से लोअर कोर्ट से हारे, तो उन्हें कई लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए कि हाई कोर्ट में इसको अपील कर दीजिए। बताते हैं कि उन्होंने कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते अगर मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा तो मैं ये संदेश दे रहा हूं कि मुझे न्यायपालिका में यकीन नहीं है। भाई, हमने एक वैधता दी, लोअर कोर्ट से हार गए, तो ऐसे मिसाल है भी। फिर आपने राबड़ी देवी के सामने जो उपमा दी है वो बहुत बड़ी उपमा है। सही बात है, लेकिन दमदार 10 में आज हम इसी नोट पर इस चर्चा को खत्म करते हैं।